नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। गठबंधन की बात हो रही है, प्रचार का प्लान तैयार किया जा रहा है, सीटों को लेकर मंथन का दौर भी चल रहा है। इस बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें मांग की गई है कि उनकी पार्टी को महागठबंधन में जगह दी जाए। हालांकि अभी तक इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला है और ये सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि ओवैसी बिहार में तीसरा मोर्चा लेकर आएंगे। बड़ी बात यह है कि ओवैसी की पार्टी पहले ही 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में साफ कहा जा चुका है कि अगर गठबंधन होना है तो उसका फैसला भी महागठबंधन को ही करना होगा। ओवैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि वे सीमांचल के बाहर भी इस बार अपने उम्मीदवार उतारेंगे और अगर किसी ने भी गठबंधन में साथ नहीं लिया तो वे सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार हैं। आपको बताते चलें कि बिहार के सीमांचल में AIMIM की मौजूदगी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी को तब झटका लगा था जब उसके 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। बिहार में मुस्लिम वोटर्स चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। खासतौर से सीमांचल की बात की जाए तो मुसलमानों की संख्या जो है यहाँ पर अधिक है। ऐसे में अगर ओवैसी तीसरा मोर्चा लेकर आते हैं तो लालू के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण में बड़ी सेंध लग सकती है। वहीं अगर महागठबंधन के दरवाजे ओवैसी के लिए खुल जाएंगे तो क्या NDA के लिए बिहार में खेला बिगड़ जाएगा? महागठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीमांचल को साधने के लिए ओवैसी को गले लगाएं या फिर राजनीति में सेक्युलर दूरी बनाए रखें। तो बिहार की जो मुस्लिम आबादी है, आपको बताते चले 70.70% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और सीमांचल की बेहद अहम भूमिका यहां पर देखने को मिलती है। सीमांचल के जो कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जो 4 जिले हैं, यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो करीब 45% वोटर्स जो हैं वो इन 4 जिलों में हैं। कटिहार की बात की जाए तो 67% वोटर्स जो हैं वो हैं। अररिया में 43% वोटर्स हैं। पूर्णिया में 23.3% वोटर्स हैं। इसके अलावा किशनगंज में 22.21% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये 4 जिले जो हैं वो मुस्लिम बहुतायत हैं। और आपको बताते चलें साथ ही साथ ये भी कि यही वो सीटें हैं जहां पर अज़दुद्दीन ओवैसी जो है वो अपना दाव आजमा चुके हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो कुल 16 सीटों पर अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इसमें से 5 सीटें इन्होंने अपने खाते में अपने नाम दर्ज की थी। हालांकि इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर जो विधायक थे वो RJD में शामिल हो गए। और वोट फीसदी की अगर बात की जाए, वोट परसेंट की बात की जाए तो 1.24% वोट जो है वो ओवैसी की पार्टी ने हासिल किए थे। और बिहार में बीजेपी का चुनावी इतिहास जो है वो भी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। साल 2000 में सीट जो है वो 67 सीट हासिल हुई थी बीजेपी को। वहीं साल 2005 की बात की जाए तो 37 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2010 की बात की जाए तो 91 सीटें पार्टी के कब्जे में आई थी। वहीं साल 2015 में 53 सीटों पर जीत हासिल हुई और 2020 की बात की जाए तो 74%। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बिहार में। और प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी जो है वो भी देखिए 17.70%। बिहार में मुस्लिम आबादी जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती नजर आती है। चुनाव में अगर बात की जाए, जाति आधारित सर्वेक्षण में ये आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। प्रदेश में जो मुस्लिम भागीदारी है वो आपको बताते चले कि बेहद अहम भूमिका निभाती नजर आती है। और अब सवाल यही है कि क्या ओवैसी बिहार में किंग मेकर की भूमिका निभाते नजर आएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक राज्य जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो 17% से ज्यादा है, एक अहम भूमिका निभाती मुस्लिम आबादी नजर आती है। और खासतौर से बिहार का जो सीमांचल है, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सीमांचल का बेहद अहम रोल होता है, नजर आता है। चुनाव में जो किसकी सरकार बनेगी ये तय होता है बिहार के सीमांचल से, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जिले हैं वो आते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम जो है वो बहुतायत संख्या में है। यही वजह है शायद कि लालू प्रसाद यादव ने MY का नारा दिया था। उनका जो टारगेट रहता है वो हमेशा MY यानी मुस्लिम और यादव रहते हैं। और ये दोनों ही जो खेमे हैं, चाहे मुस्लिम की बात की जाए चाहे यादव की बात की जाए, ये बेहद अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं बिहार के चुनाव में। लेकिन अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं ओवैसी तो फिर क्या कुछ तस्वीर आएगी सामने, वो वक्त बताएगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर महागठबंधन में ओवैसी रोल निभाते हैं, शामिल हो जाते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो
गले लगा लेती है ओवैसी को, तो फिर कहीं ना कहीं इससे फायदा महागठबंधन को साफ तौर पर मिलता नजर आएगा। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, और दूसरी तरफ नुकसान एनडीए को होगा या फिर इसका फायदा होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि जहां तक बात की जाए एनडीए की, बीजेपी की और जेडीयू की, तो हाल ही में आपको वो बयान याद होंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव को नमाजवादी बताया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि अगर इनके हाथ में संविधान होता तो मुल्ला संविधान हो जाता, शरीयत का कानून लागू हो जाता। तो कुल मिलाकर एक पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का काम जो है वो सभी दलों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी जमीन है वो तराशने का काम सभी दल कर रहे हैं। सीमांचल में कुल सीटें जो हैं वो 24 हैं। बीजेपी के पास 6 सीटें हैं। एमआईएम ने 5 सीटें दर्ज की थी। 2020 के चुनावी नतीजों की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई थी, जेडीयू की 4 सीटें, आरजेडी की 3 सीटें और सीपीआईएमएल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। और सीमांचल की ये वही 24 सीटें हैं जो बेहद अहम भूमिका निभाती हैं, और इन सीटों से ही ये तय होता है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सभी पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। गठबंधन का दौर जारी है एक तरफ, दूसरी तरफ पार्टियों का प्लान भी रैलियों को लेकर, चुनावी रैलियों को लेकर तैयार किया जा रहा है। और इस बीच अज़दुद्दीन ओवैसी का लेटर लालू प्रसाद यादव को, इसके क्या मायने हैं, और ओवैसी का ये जो नया फॉर्मूला है, इस लेटर में आपको बताते चले कि अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को जो लेटर लिखा है उसमें दरअसल ये बात कही गई है कि अगर हम सभी पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं होगा। आगे ये भी लिखा गया है कि अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। तो साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल किया जाता है, अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी गले लगाती है अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, तो फिर अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन की ओर से बताते चलें कि अब तक कोई स्पष्ट या सकारात्मक जवाब जो है वो ओवैसी की पार्टी को नहीं मिला है। और इस चुप्पी के बाद अब एआईएमआईएम तीसरा मोर्चा भी खोल सकता है। अगर एआईएमआईएम तीसरा मोर्चा खोल दे, तीसरा मोर्चा बना दे, तो भी आपको बताते चलें कि मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। साफ तौर पर यहां महागठबंधन के जो वोट हैं, जो वोटर्स हैं, वो कटते नजर आएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि प्रशांत भूषण भी चुनावी मैदान में उतर आए हैं अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ, और सभी सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले ओवैसी का सेक्युलर प्लान जो है वो सामने आया है। ओवैसी ने चिट्ठी लिखकर अपील की है महागठबंधन में शामिल होने की। हालांकि इस पर अभी तक कोई सकारात्मक या स्पष्ट जवाब नहीं मिला है ओवैसी की पार्टी को, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर शामिल नहीं होते हैं महागठबंधन में ओवैसी, तो फिर तीसरा मोर्चा खोलेंगे, और ये तीसरा मोर्चा जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है महागठबंधन को। बताते चलें कि इससे पहले अज़दुद्दीन ओवैसी एक चैनल से बातचीत करते हुए बेहद मजाकिया तरीके से, बेहद मजाकिया अंदाज में ये भी कहते नजर आए थे कि पार्टी प्रमुख अख्तरुल इमान
गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि वो पूरी कोशिश कर ले ताकि चुनाव के बाद कोई ये ना कहे मम्मी मम्मी कोई हमारा चॉकलेट लेकर भाग गया। और उसके बाद ही अजहरुद्दीन ओवैसी का ये लेटर साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि ओवैसी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि अगर महागठबंधन में शामिल नहीं हुए तो हम अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे और तीसरा मोर्चा खोल देंगे। बताते चले आपको ये भी कि इस बार ओवैसी ये भी ऐलान कर चुके हैं कि सभी सीटों पर अपने दावेदार जो हैं वो उतारेंगे। अगर तीसरा मोर्चा ओवैसी खोलते हैं और सभी सीटों पर दावेदार उतारते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि बिहार में खासतौर से सीमांचल में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कटते नजर आएंगे। जहां एक तरफ एनडीए सरकार बिहार की नीतीश बाबू के चेहरे वाली जो सरकार है वो ट्रिपल एम फैक्टर पर काम कर रही है, यानी महिला, मंदिर और मोदी, साफ तौर पर एक हिंदुत्ववादी छवि जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश अजहरुद्दीन ओवैसी के द्वारा की जा रही है। महागठबंधन को इसी से संबंधित लेटर लिखा गया है। अजहरुद्दीन ओवैसी ने अपने लेटर में हालांकि ये बात कही है कि अगर हम सभी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ती हैं तो सेक्युलर वोट जो हैं वो हमारे पक्ष में रहेंगे और महागठबंधन की सरकार ही अगली सरकार बनेगी। ये लेटर में बात कही गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इससे किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा और क्या तेजस्वी और ओवैसी साथ साथ आएंगे। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और विधायक ने अपनी चिट्ठी में बताया है कि उनकी पार्टी 2015 से बिहार की राजनीति में एक्टिव है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर सभी दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं होगा और अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। हालांकि महागठबंधन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट या सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। इस चुप्पी के बाद एआईएमआईएम ने अब तीसरा मोर्चा बनाने का संकेत भी दे दिया है। एआईएम का कहना है कि महागठबंधन वाले ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, चुप्पी साधे हैं। ऐसे में इंतजार में हम नहीं बैठे रहेंगे। महागठबंधन के एक सहयोगी दल ने एआईएमआईएम पर सिर्फ माहौल बनाने का आरोप लगाया और कहा कि एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी उन्हें कभी महागठबंधन में शामिल नहीं होने देगी। इस पर एआईएमआईएम ने पलटवार करते हुए कहा कि वे खुद को कमजोर नहीं मानते और व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा जनता के लाभ को प्राथमिकता देते हैं। उधर एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी ने एआईएमआईएम को एक राष्ट्रीय पार्टी की बी टीम बता दिया है। एआईएम ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उनका मकसद बिहार, खासतौर से सीमांचल में उस राष्ट्रीय पार्टी को हराना है। एक अन्य राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि चाहे कोई भी दल आए, सरकार उनकी ही बनेगी। वहीं क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा कि एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं होने देगी क्योंकि वो वोटों का बिखराव चाहती है। तो क्या महागठबंधन में आएंगे भाईजान या फिर सेंध लगाएंगे महागठबंधन के जो वोट्स हैं उनमें? और एक बार फिर आपको दिखा देते हैं 2020 में विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें एआईएमआईएम ने कैसा प्रदर्शन किया था। 2020 विधानसभा चुनाव के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जो हैं वो इनके खाते में आई थी। कुल वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो 1.24% वोट हासिल हुए थे और इसके बाद चुनाव के बाद 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। बिहार का जो समीकरण है, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि बिहार में कुल मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 17% हैं। वहीं बीजेपी का चुनावी इतिहास अगर इसकी बात की जाए तो साल 2000 में बीजेपी ने 67 सीट्स पर जीत हासिल की थी। 2005 के विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी। 2010 में 91 सीट्स पर जीत दर्ज की थी। 2015 में 53 और 2020 में 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने।
तो ओवैसी का मुस्लिम फॉर्मूला, इससे किसको कितना नफा होगा, कितना किसको नुकसान होगा? क्या ओवैसी का फॉर्मूला एम वोटर्स का बंटवारा रोक देगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जो हैं वो जुड़ गए हैं। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं आरजेडी से हमारे साथ प्रशांत प्रताप यादव जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले अनिल भारद्वाज जी, क्या लगता है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है लालू प्रसाद यादव को, इस चिट्ठी के क्या मायने हैं जो ओवैसी की पार्टी के द्वारा लिखी गई है? महागठबंधन में शामिल होने की ये जो एक्साइटमेंट दिख रही है भाईजान की पार्टी में, एआईएमआईएम की में, उसमें क्या कुछ लगता है किसको कितना नफा होगा, किसको कितना नुकसान होगा अगर शामिल हो जाते हैं ओवैसी तेजस्वी के साथ? देखिए, अगर शामिल हो जाते हैं तो कम से कम आप जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो ओवैसी की पार्टी ने जो जीत हासिल की थी, कम से कम जो बाद में हुआ था 4 विधायक चले गए थे, अगर आरजेडी के साथ शामिल हो गए महागठबंधन में तो कम से कम विधायक तो उनके नहीं टूटेंगे। एक तो फायदा सिर्फ उनका ही होगा। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को कोई फायदा होगा, क्योंकि उनका वोट बैंक वही है, यादव और मुस्लिम, जो असदुद्दीन ओवैसी का है, और उसी पर वो जोर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने हिस्से की सीटों में बंटवारा करने की कोशिश या रुझान मुझे तो नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को होगी या लालू यादव को होगी। अब स्थितियां जो भी हैं, मुस्लिम वोट ले करके ही जो भी एक महागठबंधन है उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, तो मुस्लिम वोटर्स को लेकर के ओवैसी एक तरफा हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, तो ये आरोप भी अपने ऊपर हटाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस वजह से ओवैसी अपना ज़्यादा फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो शामिल हुए तो ओवैसी का ज़्यादा फायदा होगा और तेजस्वी यादव का कम फायदा होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर शामिल होते हैं महागठबंधन में तो ओवैसी का ज्यादा फायदा होगा, तेजस्वी का कम फायदा होगा। शायद यही वजह है कि अभी तक कोई स्पष्ट, कोई सकारात्मक जवाब जो है वो ओवैसी को नहीं मिल पाया है। क्या कहेंगे इस पर प्रशांत यादव जी? इस पे तो या फिर किसी मुद्दे पे फाइनल जो डिसीजन होता है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है। और हम लोग मानते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, अगर वो अलग अलग लड़ती तो उस केस में वोटों का बिखराव होता है, और जब एक साथ लड़ेगी तो सबका जो है कि वोट बैंक जो है ऐड हो जाता है, उसमें बेनिफिट महागठबंधन को होगा। ठीक तो है, प्रशांत प्रताप यादव जी, आप वही लाइन दोहरा रहे हैं जो लेटर में लिखी गई है? नहीं, तो क्या ये माना जाए कि असदुद्दीन ओवैसी साथ आ रहे हैं? नहीं, ओवैसी साहब के जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के हैं, उन्होंने आग्रह किया है, तो उस आग्रह पे जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंतिम निर्णय लेंगे, और वो अधिकृत है, ऑथराइज है अंतिम निर्णय लेने के लिए। लेकिन अभी शाम को आप लोगों ने न्यूज देखा होगा कि पार्टी के जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा जी, उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब अगर जो है कि बिहार में बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो वे लोग बिहार में चुनाव न लड़ें। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर हमारे पार्टी के कोई बात बोलते हैं तो उनकी भी बात को जो है कि गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसलिए हम अभी फिलहाल जो है कि तब तक इन चीजों को जो है कि मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं एक्सेप्ट न कर लें। प्रदीप सिंह जी, इंडिया गठबंधन क्या गले लगाएगा ओवैसी को? बात इंडिया गठबंधन की ओवैसी को गला लगाने की नहीं है। देखिए, पूरे बिहार चुनाव में कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है तो चुनाव आयोग है। किस तरीके से वोटों पर डकैती पड़ रही, किस तरीके से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और किस तरीके से मतलब और क्या फार्मूले लाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप ये नाम जोड़ेंगे। और इस मौसम में जो उनसे आई कार्ड मांगे जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड को वो मानने से इनकार कर रहे हैं।
वो ड्राइविंग लाइसेंस को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो इस तरह की तमाम चीज़ों को जो सरकार द्वारा प्रदत्त है, जो वाकई का पहचान की स्थिति होती, कहीं पर भी आदमी व्यक्ति जाता है, खाता खुलवाने भी जाता है तो आधार कार्ड मांगा जाता है, वहां चुनाव आयोग आधार कार्ड को भी मानने से इनकार कर। तो एक बड़ा षड्यंत्र है। हम इंडिया गठबंधन को लड़ना होगा महागठबंधन के इन एलआई पार्टनर से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, चुनाव आयोग से, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और चुनाव आयोग को तो हम सलाह देते हैं, और पूरा इंडिया गठबंधन सलाह देता है कि आपको एक कमरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खोल लेना चाहिए, तो कम से कम हम ये तय हो जाए कि हमारी लड़ाई सीधे सीधे वहां से है। ये छिपा हुआ खेल खेलने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह की आप घटनाएं कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहां जहां चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आया है, वहां क्या गति हुई है। अब बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। बांग्लादेश में चुनाव आयुक्तों को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा के मारा। पाकिस्तान, एक पूरी बात आ जानी, पाकिस्तान में मुख्य चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहनी पड़ी कि हाँ, हमने गड़बड़ी की है, जो लोग चुनाव हार रहे थे हमने उनको जिताया, जो लोग जीत रहे थे उन्हें हमने हराया, हमें फांसी की सजा होनी चाहिए, और जो लोग हमसे सम्मिलित है उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। क्या आप उस स्थिति में बढ़ रहे हैं? तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को सबसे पहले चुनाव आयोग के भ्रष्टाचार से लड़ना होगा और इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह जो है कांग्रेस भी लगा रही है, आरजेडी भी लगा रही है, अज़ुद्दीन ओवैसी भी लगा रहे हैं। क्या ओवैसी भी यानी महागठबंधन में इसीलिए शामिल होने के लिए गुहार लगा रहे हैं क्या? हम अभी तो स्पष्ट हमारा कहना है, स्पष्ट कि पहली लड़ाई हमारी चुनाव आयोग से होनी चाहिए, और वाकई इंडिया गठबंधन को वहां ईमानदार चुनाव की तरफ बढ़ना है तो कुछ करना चाहिए चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ। ठीक है, निश्चित तौर पर जब तक चुनाव आयोग ईमानदारी से अपने एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, आज चुनाव आयोग ने देश में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ठीक है प्रदीप सिंह जी, आज का मुद्दा जो है वो ओवैसी है। केसी जैन जी, क्या लगता है किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे क्या अज़ुद्दीन ओवैसी? और अगर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो चुनौती हो जाएगी क्या एनडीए के लिए? मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कट जाएंगे? देखिए आरती जी, हर एक को अपना चुनाव लड़ने का है, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, अलग अलग भी अधिकार है, एक साथ भी अधिकार है। तो जो एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग, भारत देश का संविधान जो अधिकार राजनीतिक पार्टियों को, निर्दल लोगों को देता है, उनका वो पालन कर सकते हैं। रही बात कि ओवैसी किधर जाएंगे, अकेले लड़ेंगे या सारी सीटों पे लड़ेंगे, तो देखिए ये तो ओवैसी तय करेंगे। अभी तो जो बात आई है वो ये आ रही है कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने इस बात को रखा है और आरजेडी के सामने। अब वो आरजेडी इसको कैसे लेती है, क्योंकि एक आरोप भी लगा रहे हो ओवैसी साहब कि हमारे 4 विधायक आपने तोड़ लिए, खरीद फरोख्त कर लिया आपने, क्योंकि 5 विधायक इनके जीते थे सीमांचल से। तो देखिए ओवैसी के जो 5 विधायक थे, अमौर और कोचाधान और बाईजी बहादुरपुर, ये पश्चिम बंगाल और नेपाल के आसपास का एरिया जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से 5 सीटें ओवैसी जीत करके आए, जिनमें से 4 विधायक आज जेडीयू के साथ जो है आरजेडी के साथ में है। तो अब इनको ये तय करना है कि एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायक को खरीद फरोख्त हो रही है, उन्हीं तेजस्वी जी पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं से कह रहे हैं कि उन्हीं चिट्ठी लिख रहे हैं कि भैया गठबंधन में आप साथ में हम आना चाहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, या साथ आना चाहते हैं और आएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें दोनों पार्टियां तय करेंगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की कोई लेना देना नहीं। लेकिन रही बात फर्क पड़ने ना पड़ने की, देखिए उत्तर प्रदेश में, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव भी लड़ी, साथ साथ भी चुनाव लड़ी। आप देखिए जब 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की आती है और उसके बाद 17 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं, और परिणाम क्या होता है, 50 सीटें दोनों पार्टियां मिलकर के नहीं ला पाती है। और उसके बाद में आप देखिए कि बहन जी के साथ गठबंधन करते हैं और लोकसभा में परिवार की 5 सीटें जो होती है वो भी हार जाते हैं, वो चाहे डिम्पल जी हो, अक्षय जी हो, धर्मेंद्र जी हो। तो देखिए साथ आना ना आना बड़ा मामला नहीं है, बड़ा मुद्दा ये है कि जनता किसको पसंद करती है। क्या लूट घसोट वाली सरकार को जनता दोबारा पसंद करेगी क्या? वो जिस तरीके से चाहे आरजेडी हो, लंबे समय तक राज किया, वहां पे लालू जी की पार्टी ने,
और उसके बाद परिणाम क्या हुआ? जनता उनकी गुंडागर्दी से वहां पे त्रस्त होकर के, वहां के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के, और आप ये देखिए कि आरजेडी किसके साथ आ गई। ठीक है, आरजेडी ठीक है सत्ता केसी लोलुपता जैन में जी, उसी कांग्रेस लेकिन के साथ आ बीते गई चुनाव जिस की कांग्रेस अगर ने बात जेल की भेजा जाए, था। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं देखने को मिला था दोनों पार्टियों के। हाँ नहीं देखिए, परसेंटेज में देखिए हर एक चुनाव अलग अलग होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अकेले चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी 2012 में, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, और 17 में गठबंधन के साथ लड़े, 50 सीटें नहीं ला पाए। ठीक है, तो ये कह ठीक है देना केसी कि जैन जी, यानी गठबंधन कुल सफल ही मिलाकर होगा। ये कहा जाए कि एनडीए का जो खेला है वो नहीं बिगड़ रहा है। एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी चाहे महागठबंधन में शामिल हो, चाहे तीसरा मोर्चा खोल दे, एनडीए की जो सरकार है, एनडीए का जो दल है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अनिल भारद्वाज जी क्या कहेंगे इस पर? क्या एमवाई का जो समीकरण है लालू प्रसाद यादव का, अगर महागठबंधन में शामिल नहीं होते हो वैसी, तो उस पर सेंध लगेगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनका वोट बैंक जो सबसे बड़ा है वो एमवाई समीकरण है, वो यादव और मुस्लिम। और इस समय सबसे बड़ी बात कि मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान भाजपा की तरफ तो जाएगा नहीं, उसको जाना कहाँ है? उसको आरजेडी के साथ ही जाना है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए रास्ता नहीं है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी लड़ भी रहे हैं तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या कर लेंगे, कितनी सीटें लाएंगे? सरकार तो नहीं बना सकते, शामिल हो जाएंगे। कुछ सीटें उनकी जो 5 जीते तो हो सकता है 6 जीत जाए या उससे कम ही हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब गठबंधन में शामिल होंगे तो उनको कितनी सीट मिलेगी। और इसके पहले तो जितना 14 लड़ा सकते, 2020 में लड़े थे, 14 या 16 जो भी लड़े थे। अब तो अपने मन से करेंगे नहीं, अगर शामिल हो गए तो दूसरे सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जो वोट बैंक, पुख्ता वोट बैंक है यादव मुस्लिम का, वो क्यों अपने में बंटवारा करेंगे भाई? मुझे तो नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव शामिल करेंगे नेता। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है वो सेक्युलर दूरी जो है वो मेंटेन करके रखेगा ओवैसी की पार्टी से। प्रशांत प्रताप यादव जी, आपके समीकरण पे तो फिर खतरा मंडरा रहा है। अगर तीसरा मोर्चा ओवैसी खोल रहे हैं तो मुस्लिम वोटर्स के अगर वोट कटेंगे तो सीधा फायदा तो एनडीए के खाते में जाता नजर आएगा। नहीं, हमारे समीकरण पे कोई खतरा नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूती से चुनाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज सुना कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं तो उनको मुद्दा जो है कि मालूम होना चाहिए। मुद्दा है कुछ, चर्चा करते हैं यूपी के चुनाव की, तो उनको पहले मालूम होना चाहिए कि बिहार के मुद्दे पे डिबेट हो रहा है और बिहार का जो बिहार में भी किस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जैन साहब, उनका जो बात था तो मैं उनके बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि इतनी जल्दबाजी में बिहार के वोटरों का जो है फिर से ये करवाने का जो है आवश्यकता क्यों पड़ा। इससे भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत स्पष्ट जो है जवाब जनता के सामने रखने की जरूरत, क्योंकि फिर से नए वोटर बनाना पॉसिबल नहीं है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में वोटर होते हैं उनके पास इतनी संसाधन और इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो फिर से हर चीज उपलब्ध करवाए, क्योंकि अभी बाढ़ का भी समय होता है। और ये लोग जानते हैं कि बिहार के जो सच्चे और गरीब लोग हैं, क्योंकि बिहार गांव का जो है कि प्रदेश है, और गांव में रहने वाले लोग, गरीब लोग और सच्चे लोग वोट किसको देते हैं? तो महागठबंधन को देते हैं, आरजेडी को देते हैं। और ये लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करके, क्योंकि इस समय बाढ़ का समय है, गांव के लोग बाढ़ से बचेंगे कि इनको फिर से कागजात उपलब्ध करवा के अपनी जो है आईडी प्रूफ फिर से बनवाएंगे। ये चीज तो 2024 के चुनाव के पहले भी हो सकती थी, लेकिन ये 25 के चुनाव के ही पहले क्यों, और उसमें भी बिहार में ही सिर्फ क्यों? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के सभी दल इस पे एकमत हैं कि, और चुनाव आयोग में गए हैं कि भाई इसको जो है फिलहाल रोका जाए। जो वोटर पहले थे उसी आधार पर चुनाव होना चाहिए। ठीक है प्रशांत प्रताप यादव जी, ठीक है, लेकिन
जिनको आप कल तक बी पार्टी करार दे रहे थे बीजेपी की, उन्हें गले कैसे लगाएंगे? देखिए, हम अभी गले लगाए नहीं हैं। आपने देखा है कि प्रस्ताव उधर से आया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर निर्णय नहीं अपना दिए। जब तक वो नहीं देते हैं, हम लोग जो है कि हम लोगों के हाथ में निर्णय नहीं है। हमने एक जनरल बात बोला कि जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, अगर एक साथ आते हैं तो वोटों में बिखराव नहीं होगा। ये एक नॉर्मल बात मैंने कहा। और ओवैसी जी की जो पार्टी है पिछले बार लड़ी थी, 5 विधायक जीते थे, ठीक है, 5 ही सीट पे जीत दर्ज उन्होंने किया था। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर वो अगर लड़ना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा तो इससे कहीं ना कहीं एक छोटा सा ही मजबूती मिलेगा महागठबंधन को। क्योंकि ठीक है, आप कह रहे हैं सेक्युलर पार्टी जो है वो लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भाई नमाजवादी हैं तेजस्वी यादव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सर्टिफिकेट देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 2014 से लेके अभी तक केंद्र में सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ जो है कि दिल्ली के और गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। और बिहार के प्रधानमंत्री होने के का उन्होंने क्या फर्ज निभाया है, बिहार के नौजवानों के लिए कितना रोजगार जो सृजन किया है, बिहार के नौजवानों को आज पलायन क्यों करना पड़ रहा है, बिहार के महिलाओं, बेटियों और जो है कि बहनों के लिए उन्होंने क्या किया है। आज जिस तरीके से हत्या बलात्कार का जो दर बढ़ रहा है, उसके लिए बिहार में लगातार जो 20 साल से एनडीए की सरकार है, उसमें जो है कि क्यों नहीं कंट्रोल हुआ। लॉ एंड ऑर्डर किस हद तक गिर चुका है, खराब हो चुका है, इस पे वो जवाब दें। जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की सरकार बनी तो हमने उसमें रोजगार का जो है कि मुद्दा ही नहीं, बल्कि उस मुद्दे को धरातल पे उतारते हुए तेजस्वी जी ने रोजगार, गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान जो रैलियों के लिए जाना जाता था, तेजस्वी जी के कारण रोजगार के लिए जाना गया, नौकरी के लिए जाना गया। और जब तेजस्वी जी ने पटना बिहार से जातीय आधारित गणना करवा कर ये संदेश दिया और मोदी जी को मजबूर किया तो वो जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार हुए। तो कितना जो है कि हर मुद्दे पे मजबूर करना पड़ेगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास लालू जी तेजस्वी जी को दिन भर गाली। ठीक है प्रशांत जी, जवाब ले लूंगी मैं इस बात का कि मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि नहीं। प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस बेहद एक्टिव नजर आ रही है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। माई बहन योजना भी कांग्रेस पार्टी लेकर आई सहयोगी घटक दलों के साथ। इसका कितना फायदा आपको लगता है कि मिलेगा इस बार के आगामी चुनाव में आप लोगों को? क्योंकि आज जो माई बहन योजना है उस पर उससे जुड़ा एक विवाद भी छिड़ा है सैनिटरी नैपकिन को लेकर, उस पर राहुल गांधी की तस्वीर, इस पर भी बीजेपी ने घेरा है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये बिहार का चुनाव हो या कोई भी चुनाव, बिहार के चुनाव की स्थिति स्पष्ट। बिहार के चुनाव किसी व्यक्ति या चेहरे के नहीं, ये निश्चित तौर पर ये चुनाव बेरोजगार नौजवान लड़ रहा है, ये चुनाव बिहार का किसान लड़ रहा है, ये चुनाव बिहार की महिलाएं लड़ रही हैं, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, किसान अपने आय दुगनी करने की लड़ाई लड़ रहा है, नौजवान रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, और पूरा बिहार अपना डीएनए साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। जो उसके बिहार के डीएनए पे जो सवाल खड़ा किया जाता है, बिहार आज आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और जिस तरीके की भाषा, और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि आप इंडिया गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, आप एनडीए गठबंधन की बात करिए कि वहां पर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतीश जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो जो लड़ाई वहां पे, जो संघर्ष वहां उनके अंदर चल रहा है, पहले वो अपनी लड़ाई ठीक कर लें। और निश्चित तौर पर बिहार लड़ रहा है बेरोजगारी के मुद्दे पर, बिहार लड़ रहा है किसानों की आय दुगनी करने के मुद्दे पर, बिहार लड़ रहा है जिस तरीके से 10% बाढ़ पे 25% बिहार डूब जाता है, कैसे उससे निजात पाए बिहार, इसके लिए लड़ रहा है। और बिहार बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और निश्चित तौर पर बिहार ये मान रहा है कि ऐसी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही, नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पा रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिला पा रही, जो है नीतीश बाबू ही बनते हैं। ये कौन दिलाएगा, इसकी लड़ाई बिहार। ठीक है, क्या कहेंगे सर इस पर? सवाल दोबारा पूछिए। अनिल भारद्वाज जी,
क्या कहेंगे इस बात पर? जैसा कि प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि अब जो एनडीए है उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ती नजर आ रही है मुख्यमंत्री फेस को लेकर, सीएम फेस को लेकर। बीजेपी क्या ये प्रयास कर रही है, ये कोशिश कर रही है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का चेहरा हो, नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है क्या बिहार में? देखिए, भाजपा की मजबूरी है नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में भाजपा के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जिसको प्रोजेक्ट करके वो बतौर मुख्यमंत्री लाए सामने जनता के और चुनाव जीते हैं। इस वजह से अभी तक, और मुझे लगता आगे भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी भाजपा और जनता दल यू। कोई दूसरा है नहीं। एक आप कोई देख लीजिए कि किसी का भी नाम देखिए, किसी समय होते थे मोदी, लेकिन वो अलग बात है। आज के दौर में देखिए कि वहाँ जो गठबंधन है, जो एनडीए का, उसमें सबसे बड़ा नेता कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार भूल रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहे, मजाक बन रहा है जो भी बन रहा है, लेकिन है वही नेता। और मुझे अब भी लगता है कि इस बार भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति होगी, जिसे आपने देखा कि ज्यादा मध्य प्रदेश, अरे महाराष्ट्र में हुआ था कि ज्यादा संख्या आई तो वहाँ जो कुछ हुआ, लेकिन वहाँ फडणवीस जैसा उनके पास चेहरा था। ठीक है। बिहार में अभी मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा चेहरा है जिसके दायरे में उनके अगर अलग होते हैं तो नीतीश के पार्टी के लोग भी चले आए, क्योंकि अब भी जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि जब जिधर नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार और भाजपा या नीतीश कुमार और लालू यादव, तो ये दोनों जो है अनिल भारद्वाज जी, नीतीश कुमार तो पलट भी जाते हैं ना, इसीलिए करेंगे वो कहाँ पलट जाए। तो जब देखिए, अगर देखा जाए तो किंग मेकर या किंग बनने वाले और बनाने वाले बस नीतीश कुमार है, बाकी दूसरा कोई है नहीं। और अब भी जो उनका वोट परसेंट है जो भी है, भले कम हो रहा हो, लेकिन इतना है कि वो समीकरण बैठा ले जाएंगे। यानी बिहार का किंग कौन होगा, इस पर मुहर लग सकती है कि नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे चुनाव कोई दल जीते। केसी जैन जी, क्यों मजबूरी है भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, जिसको कांग्रेस पार्टी या जो है आरजेडी मजबूरी बता रही है, आरजेडी के पास क्या मजबूरी थी कि भाई नीतीश जी के साथ में आ गए थे, वो तो हमेशा एक दूसरे के सामने रहे। तो देखिए, ये जो गठबंधन की जब सरकार होती है, गठबंधन धर्म को निभाते हुए दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, जहां पे जो भी गठबंधन है, अब आप एनडीए में देखिए, एनडीए के बाद में आप जो है इंडिया गठबंधन को देख लीजिए। इंडिया गठबंधन तो लोकसभा का चुनाव 7 साल लड़ते हैं और जो विधानसभा का चुनाव होता है अलग लड़ते हैं। अभी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में इन्होंने क्या कुछ किया, सारी सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ाए और परिणाम क्या हुआ, शून्य पे आगे पता चल रहा है कांग्रेस। और जब चुनाव उत्तर प्रदेश में था तो कहते थे कि नहीं हम साथ में लड़ रहे हैं। और पंजाब में देखिए क्या किया, पंजाब में अलग थी, पंजाब में नहीं लड़ रहे थे क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की। तो वही काम आम आदमी पार्टी ने किया, वही काम कांग्रेस ने किया। जहां कांग्रेस थी वहां आम आदमी पार्टी को नहीं बढ़ने दिया, जहां आम आदमी पार्टी वहां कांग्रेस को ही बढ़ने दिया। ठीक है। लेकिन आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती है। इसी उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी को समर्थन दिया था, टंडन जी की सरकार थी उस समय पर, तो पूरा की पूरा समर्थन दिया था। ये अलग बात है कि बहन जी बैक हो गई थी। तो देखिए, हम जिसके साथ भी आते हैं, जो भी शर्तें होती हैं, जो भी चीजें तय होती है, उसके अनुसार पूरा सम्मान मिलता है। अभी आदरणीय अनिल जी ने एक बात कही कि भाई महाराष्ट्र की बात अलग थी। देखिए, महाराष्ट्र में पहले भी वहां पर फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और ये भी था कि भाई जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा। वहां पर ये चीजें थी। तो ये कोई मजबूरी नहीं है, जो मजबूरी का नाम दिया जा रहा है, कोई मजबूरी नहीं है। और अगर मजबूरी की बात होती तो वहां पे डिप्टी सीएम बनने के लिए केसी जैन जी, तो क्या बिहार में भी प्लान जो है तैयार है कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें उसका मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो बात की बात है, लेकिन नीतीश जी चेहरा है वहां पर, नीतीश जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता का पूरा समर्थन नीतीश जी की सरकार को मिल रहा है। और एनडीए के जो भी घटक दल हैं, केवल बिहार की बात नहीं है, ठीक है, लौटूंगी आपके पास केसी जैन जी। जहां पे जो भी घटक दल हमारे साथ में ये सबको पूरा चर्चा छिड़ी है सीएम फेस को लेकर, ये तो इस पर सवाल तो महागठबंधन के बीच भी सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही थी। तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री फेस जो है वो तेजस्वी हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर सहमति जताती नजर नहीं आ रही है।
जी जी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी जो करंट में डिबेट चल रहा है इसमें स्पष्ट कर दिया कि जिसकी जितनी ज्यादा सीट बनेगी आएगी वो सीएम फेस होता है, सीएम बनेगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ उसी तरीके से यहाँ नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़के हम नीतीश जी को जो है दरकिनार कर देंगे, ये स्पष्ट कर दिए हैं। इनकी जो अरे किसने कहा भाई ये? ठीक है, किसने कहा? ठीक है प्रशांत प्रताप जी, कोई बात नहीं है। केसी जैन जी ने अगर ये आप स्पष्ट अपनी कर तरफ से दिया चीजें कह तो रहे हैं। फिर आरजेडी और कांग्रेस को भी स्पष्ट कर देना चाहिए किसके फेस पर चुनाव लड़ेंगे। अब आरजेडी कांग्रेस आज का गठबंधन है, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन कभी टूटा है? नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी जैसा गठबंधन नहीं हुआ कि मन नहीं। अरे यही कांग्रेस थी जो लालू जी को जेल भेजा था। और भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, ठीक है प्रशांत प्रताप जी, प्रदीप सिंह जी, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन की सरकार बनी तो? और लालू जी को जेल भेजने वाली कांग्रेस पार्टी है। ठीक है केसी जैन जी, प्रदीप सिंह जी को चर्चा में शामिल करने दें। ठीक है जाके बैठ गए प्रदीप सिंह जी। अब देखिए ना, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन लगा रहे हैं, क्योंकि इधर तो मन लग नहीं रहा था नीतीश कुमार का। तो मन लगाने का कौन सा तरीका बीजेपी के डिप्टी सीएम के पास है, ये नीतीश जी को और बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि नीतीश जी जब महागठबंधन में थे तो उनको मन नहीं लग रहा था, मन लगता है बीजेपी के साथ तो भाग जाते हैं। तो बीजेपी और नीतीश कुमार प्रशांत प्रताप यादव जी, प्रशांत प्रताप यादव जी, क्या पता कल को अगर महागठबंधन की सरकार बन जाए तो नीतीश कुमार फिर से भाग आए आपके पास, ये भी तो हो सकता है। चाहे नहीं आए, इस बार के जो है सीएम के तेजस्वी यादव है और महागठबंधन के तरफ से ठीक, यानी आरजेडी की तरफ से ऐलान हो चुका है कि सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव है। प्रदीप सिंह जी, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रदीप सिंह जी से मैं इसकी जानकारी लेना चाहूंगी। अब प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे भाई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी साथी को यह अधिकार होता है कि वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सबसे सर्वोच्च शिखर की जो कुर्सी होती है उस पर बैठने की कल्पना करे और उसके लिए कोशिश करे। तो निश्चित तौर पर बात आरजेडी के प्रवक्ता ने जो बात अपने मंच से कही, अपने नेता के लिए कही, ठीक की। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो इंडिया अलायंस बैठ कर एक चीज तय करेगी और जो चीज तय होगी निश्चित तौर पर आप स्पष्ट मन से आपके चैनल के सामने सबसे पहले आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव किसी चेहरे पे नहीं, किसी नेता के चेहरे पे नहीं, वहाँ के मुद्दों पर हो रहा है। वहाँ का नौजवान आज अब इस बार जो है किसी भी तरह के भ्रम या जाल में नहीं फंसने वाला। अब आप डीएनए टेस्ट करने की बात करें, तमाम सीधे और सीधे मुद्दों पर लड़ेगा, मुद्दों पर होगा ये चुनाव। है कि तेजस्वी यादव का चेहरा लेकर बैठे हैं हम। तो निश्चित तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तय करेगा और जो भी चेहरा होगा आपके स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगा। और ये बात इंडिया गठबंधन पूरी ईमानदारी के साथ तय करेगा। देखिए बात जहां पर हो रही है, जिसकी सरकार किस तरीके से नीतीश जी को बार बार तमाम तरह के उनके लिए बयान आते रहते हैं, और जो नीतीश जी का स्वभाव है और जो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव, अभी देखिए अनिल जी ने तमाम महाराष्ट्र से लेकर कि नहीं रह रहे, ये आप नहीं बता रहे, सारी चीजें बता रहे हो। महोदय जब आप बोल रहे थे, शायद हम नहीं बोल रहे थे, अगर आप अनिल भाई, आप भाई हमारे जो है पूरी बात ओवैसी को ले रहे नहीं ले रहे, ये भी बता दीजिए ना। अरे बता तो ये भी देंगे कि नीतीश जी के साथ आप करने क्या जा रहे हैं, वो छोड़िए आप, बता तो हम ये भी देंगे, लेकिन पूरी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए। ये नीतीश जी को पता है, ये हमें बताने की जरूरत है। नीतीश जी को पता है ये बात कि आप जो षड्यंत्र नीतीश जी के साथ करने जा रहे हैं वो नीतीश जी को पता है। और निश्चित तौर पर आप ये मानिए, देश का नौजवान, बिहार का नौजवान आपको किसी भी तरह के छल और षड्यंत्र में कामयाब होने नहीं देगा। और जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ गठबंधन करके वहां के बेरोजगार नौजवानों का वोट आप काटने का प्रयास कर रहे हैं, कमजोर साथियों के वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के नौजवान ने कमर कस ली है कि हम अब की बार वोट कटने नहीं देंगे। कोई भी आधार कार्ड आप खारिज करने की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप पहचान पत्र की बात कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के पहचान पत्र के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर ये वोटर लिस्ट में
काम किस तरह आएगा ये बता सकते हैं? ये सीधे सीधे लोकतंत्र की डकैती है, लोकतंत्र की डकैती है। बिहार का नौजवान आपको लोकतंत्र की डकैती डालने नहीं देगा। बिहार का नौजवान बात कर रहा है किस तरह महिला सुरक्षा पर बिहार सरकार काम कर रही है। बिहार का नौजवान बात कर रहा है कि आज उसे पलायन का होने पर मजबूर क्यों करना पड़ा। बिहार का किसान बात कर रहा है कि आज दुगनी करते करते आपने आपकी आय खर्चा अधिक और आय उसकी आधी कर दी। बिहार का किसान इन मुद्दे पर बात करना चाह रहा है। बिहार का नौजवान अब आपके झूठ और फरेब में नहीं आने वाला। और बिल्कुल देखिए, इस तरह के झूठ केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार है। मैं किसी भी झूठी पार्टी के वापस मुद्दे पे लौट आते हैं। केसी जैन जी, प्रदीप झूठ बोलने का अधिकार नहीं दूंगा। इस तरीके से चर्चा नहीं बढ़ पाएगी। वापस मुद्दे पे लौटिए। केसी जैन जी, प्रदीप सिंह जी, अनिल भारद्वाज जी, सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। बिहार चुनाव जो है वो करीब हैं, लेकिन बिहार का जो समीकरण है वो क्या कहता है? बिहार में इस बार किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है, माई फैक्टर में या ट्रिपल एम में? मोदी महिला में ज्यादा दम है, मंदिर में ज्यादा दम है, या फिर मुस्लिम यादव समीकरण? देखिए, इन सारे समीकरणों के बीच आप प्रशांत कुमार को भूल रही हैं जी कि एक प्रशांत कुमार भी फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो वही वोट काटेंगे जो तेजस्वी यादव का, लालू यादव का है या AIM का है। तो वो भी एक फैक्टर है। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि तेजस्वी के जगह अगर जरा सा भी इनकार हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तो वैसे ही था वो प्रशांत कुमार मिलकर के एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा जो भी बनाते हैं चुनाव के दौरान लोग, ये बना सकते हैं। तो एक मोर्चा बनाएंगे। ये मोर्चा अगर बना तो इन लोगों के लिए, यानी जो सेकुलर दल की बात कर रहे हैं, वो उनके लिए घाटे को। भाजपा को मुझे लगता है कि जितना वोटों का ध्रुवीकरण होगा उतना ही भाजपा को फायदा होगा। ठीक है। और मंदिर का मुद्दा तो मुझे लगता कि नहीं चलेगा। हाँ, मोदी के नाम पर जो भाई सबसे बड़ा उनका चेहरा है भाजपा का, वो तो रहेगा ही, और नीतीश का चेहरा रहेगा ही। तो चुनाव का ध्रुवीकरण अब या जो बिहार में जो मुझे लगता है कि वो होगा, और सिर्फ जातीय जो समीकरण है और जो धार्मिक समीकरण है उसके लिहाज से होगा। उसी को लेकर सारे लोग अपनी कवायद में लगे हों कि कौन किसको ज्यादा अपने पाले में खींच सकता है। ठीक है। प्रशांत प्रताप यादव जी, फाइनल कमेंट दीजिए इस पे। भाई अनिल जी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर गले नहीं लगाया RJD ने ओवैसी को तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं ओवैसी। बिहार की राजनीति की समझ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से ज्यादा किसी को नहीं है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिसमें जनता का हित होगा, जिसमें जनता का फायदा होगा, वो फैसला लेंगे और हम लोग उनके फैसले के साथ हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल अकेले भी चुनाव लड़ने का जो है कि क्षमता रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि अकेले चुनाव लड़ेगी कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो नीतीश कुमार को बाद में मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का जो गठबंधन है अटूट है। और यानी प्रशांत जी आप ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, हमें कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य पार्टी की आवश्यकता नहीं। हम इसीलिए अगला लाइन बोल दिए। हमने अगला लाइन यह भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाएगी कि नहीं। और हमारा कांग्रेस का गठबंधन अटूट है, बहुत पुराना है और लाइफ टाइम वाला है। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रशांत जी आपको सबसे अधिक चिंता इसी बात की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। ठीक है। केसी जैन जी, इस बात की है कि केसी जैन जी, खुला चैलेंज आपको मिल रहा है कि क्या अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी RJD के खिलाफ? बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो NDA गठबंधन है साथ में चुनाव लड़ेगा। रही बात नीतीश जी की, तो अभी आप देखिए कांग्रेस नहीं बता पाई कि कांग्रेस आगे क्या करेगी तेजस्वी जी के साथ में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले से है नीतीश जी, और बिल्कुल हम चुनाव जीत रहे हैं और NDA गठबंधन चुनाव जीतेगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश जी ने काम किया है, बिल्कुल हम चुनाव जीतेंगे। और रही बात ये कि भी हमारे कांग्रेस के साथी एक बात और कह रहे थे कौन किसके साथ में है, तो आप ये देखिए कि यही नीतीश जी हैं जिन्होंने NDA गठबंधन की नींव रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने इनको 2वें दर्जे का रखा। कांग्रेस ने कोई महत्व नहीं दिया।
यानी जितनी भी छोटी या क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कांग्रेस खा जाती है। ठीक है केसी चंद जी, लेकिन जितना भी ध्रुवीकरण होगा बिहार में उसका सबसे अधिक फायदा तो आप ही को होने वाला है। ठीक है, नहीं ये तो भविष्य बताएगा क्या है। बाकी सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन पिछली बार कांग्रेस को मात्र 19 सीटें मिली थी, मात्र 19 सीटें मिली थी। जो एक ख्वाब देख रही है कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि वहां का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जनता बहुत समझदार है। जनता ठीक है केसी चंद जी, जनता ने देखा है, बिल्कुल जनता समझदार है। जनता जो है वो हर दल को जवाब देगी कि कौन कितना खास है जनता के लिए, किसने कितना काम किया है जनता के लिए। प्रदीप सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और पूरी दृढ़ता के साथ वहाँ के नौजवानों के मुद्दों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के किसानों के मुद्दों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम महिला सुरक्षा पर चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन पूरी ईमानदारी के साथ जनहित के मुद्दों पर चुनाव के मैदान में चेहरा कोई भी होगा जो इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव मैदान में होगा। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अज़दुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में साथ आने की फिराक में है। इसको लेकर अज़दुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव को उनकी पार्टी की तरफ से लेटर भी लिखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अज़दुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं, क्या भाईजान महागठबंधन के साथ आएंगे, या फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाकर अज़दुद्दीन ओवैसी एक बार फिर वोट काटने की भूमिका में नजर आएंगे और इसका किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। इस खास चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।